चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बच्चों को इजी होगा। आज है ना मैं एक्चुअली कल रात को बहुत तबीयत भी खराब हो गई थी। सो आज है ना मैं पूरे के पूरे लेक्चर्स भी अपलोड कर देता हूँ। जितने भी बाकी ना लेक्चर्स अपलोड करने के, वो लेक्चर्स मैं आज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यार क्या है, आज फोन के ऊपर फोन आ रहा है। चलो हाँ, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। मैंने कल उस दिन आपको शायद से बता दिया था व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि कॉस्ट कैसे काम करता है, किस क्यों रेलेवेंट है, ठीक है। मैंने आज सीएस वालों को भी यही चीज बताई कि देखो, जब तक है ना हम लोगों को पढ़ने का रीजन नहीं मिल जाता ना, पढ़ने का क्या, कुछ भी करने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है ना, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यू शुड हैव सम रीजन टू रीड, और एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि यार अगर हम लोग थियरी ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, सो देयर इज सम रीजन, ओके। सो हमने देखे थे, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा था। नाउ लेट्स रियली सी द सेंस ऑफ द टॉपिक, कि क्या एग्जैक्ट सेंस में थियरी ऑफ कॉस्ट क्या बोलता है, ओके। कॉस्टिंग, यस, कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस, ओके। कॉस्टिंग मींस एनालिसिस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने तुमको उस दिन भी डिफरेंशिएशन करके बताया था कि कॉस्ट और रिटेल प्राइस, ठीक है, या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कॉस्ट और प्राइस के बीच में अगर डिफरेंशिएशन देखें, तो कॉस्ट मींस कि भैया प्रोडक्ट बनाने तक का, फिनिश प्रोडक्ट्स रेडी होने तक का जो हम लोगों को खर्चा लगता है, सिंपली एन एक्सपेंडिचर दैट इज incurred to produce the product, that is called as a cost, okay. Means it, to convert it into the finished product, this is called as a cost, okay. And price means what, this is a बोल सकते हैं कि calculated in monetary terms which is offered for sale, a product, the value of a product that is offered for sale in monetary terms, okay, offered for sale in the market, this is called as a price, okay. In simple words, cost ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, प्राइस ये सेलिंग रिलेटेड है, ओके। मीन्स मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिनिश गुड्स को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आई विल गेट अ प्राइस और सामने वाला विल पे द प्राइस, ओके। और कॉस्ट मतलब क्या, एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाना है यहाँ पे, यू शुड थिंक, अभी यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या रखना है, यू आर दी प्रोड्यूसर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। In the previous unit, we have discussed the relationship between input and output in physical quantities. Obviously, theory of production में हम लोगों ने क्या, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग ही यही था कि द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। However, as we are aware, business decisions are generally based on the cost of production, ठीक है। भैया हम सिर्फ है ना यूनिटरी टर्म्स में नहीं देखते, मतलब क्या कि यूनिट्स में नहीं देखते सिर्फ, हालांकि हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने अगर कोई भी इंडस्ट्री चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग, हमारा जो पिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, ठीक है, हमेशा याद रखो पिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, तो सिर्फ हम लोग यूनिट्स में थोड़ी ना उसका डिसीजन ले पाएंगे। हम लोगों को भी डिसीजन लेना है कि भैया हमको एक्सपेंशन चाहिए बिजनेस में, तो क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट्स के बेसिस पे कि चलो आज 1000 यूनिट बनाया, उसके बाद में हम लोगों ने 4000 यूनिट बना दिया, ये तो हो गया थियरी ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट। बट हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो देखना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिनिमाइज हो रहा है, हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना इनकर हो रहा है, ठीक है। हम एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, क्या उतने एक्सपेंडिचर कर पाने के लिए हमारे पास उतने बजट्स है, और अगर बजट्स नहीं है तो हम लोग बजट कैसे अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज करेंगे तो कौन से सोर्सेस होंगे, सोर्सेस को भी रेज करने के लिए किस टाइप का रेवेन्यू करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च कौन सी करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च के लिए हम लोगों का प्रोडक्ट चलना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो हमारी डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस क्या होंगे, आया समझ में। सो एसोसिएटेड है सब कुछ, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सिर्फ वो नजरिया होना चाहिए इंटरलिंक करने का, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, ठीक है।
So the cost of production, that is the monetary value of inputs and outputs, is considered. Cost analysis refers to the study of behavior of cost in relation to one another, namely size of the output, scale of operations, ठीक है, prices of factors of production and other relevant economic variables, ठीक है. स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब क्या, कि हम लोग स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, क्या हम लोग मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं, क्या हम लोग माइक्रो स्केल पे काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग लार्ज स्केल या फिर ह्यूज स्केल पे काम कर रहे हैं. देखो मार्केट भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि स्मॉल कैप मतलब क्या, मतलब मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है. स्टॉक मार्केट में भी ये कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू सच कैटेगरीज. अभी कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, स्मॉल कैप मतलब क्या, जिनका कैपिटल छोटा है, ठीक है. मिड कैप मतलब क्या, जिनका कैपिटल मीडियम है, ठीक है, मतलब 1000 से 2000 करोड़. लार्ज कैप मतलब क्या, ब्लू चिप कंपनीज आती है उसमें, रिलायंस हो गया, ठीक है. ये मैंने दूसरी बार बता रहा हूँ ये तुम लोग को कि लार्ज कैप मतलब क्या, बहुत ज्यादा कैपिटल है, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है. ये स्मॉल मिड लार्ज ये क्या है, ये मार्केट कैप है. मार्केट कैप मतलब क्या, मार्केट की टोपी नहीं, ठीक है. मार्केट का कैपिटलाइजेशन, कि उस मार्केट के अंदर उनका कैपिटलाइजेशन कितने का है, उनका नेटवर्थ कितना है, ठीक है. तो उस तरीके से फिर, और है ना एक रूल होता है कि तुम्हारी जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी उतना ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है. जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज्यादा हो जाता है बड़ी कंपनीज में. और रिस्क फैक्टर ज्यादा क्यों हो जाता है, बिकॉज वहां पे वोलैटिलिटी ज्यादा रहती है. जो वोलॅटिलिटी की मतलब क्या होता है, खूप जास्त चेंजेस होतात. म्हणजे आज जर का शेअरची प्राइस 150 रुपये, तो उद्या उठून ती शेअरची प्राइस 350 पण होऊ शकते. नेवर नोज, ठीक है. नोबडी नोज कि कब उसका प्राइस ज्यादा होगा कम होगा, ठीक है. टोटली डिपेंडेंट. तो ज्यादा हाई वोलेटिलिटी रहती है. लेकिन सेम अगर हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात करें, तो उनकी शेयर की प्राइस कम से कम होती है 5 रुपए 10 रुपए, ठीक है, 20 रुपीज, मतलब 100 रुपीज के अंदर होती है, ठीक है. सो उनमें जो वोलेटिलिटी रहती है वो कम रहती है. अगर आज मैं बोलूं कि 20 रुपीज से ज्यादा शेयर कूदेगा 30 रुपीज तक, ठीक है, या फिर एकदम ज्यादा से ज्यादा 32 रुपीज तक कूदेगा, तो डिफरेंस कितना है, 12 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है. सो इन परसेंटेज टर्म्स में अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो समथिंग अराउंड ये 1% से कम कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, ठीक है. मतलब इसे मेजर होता है एक्चुअल में, लार्ज कैप मिड कैप और रिस्क एसोसिएटेड रहती है, ठीक है. जाने तो मैं कहाँ चला गया वहां पे. yes. Back to our topic, prices of factors of production and other relevant economic variables, ठीक है. कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हमारा साइज ऑफ आउटपुट कितना है, ठीक है. उसके बाद हमारे स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कौन से स्केल पे काम कर रहे हैं हम लोग, लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं क्या, छोटी स्केल पे काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, ओके. In order to have a clear understanding of cost function, it is important for a businessman to understand the various concepts of cost. Okay. So अगर हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, तो भैया हमको ये तो पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग कंसेप्ट क्या है पहले कॉस्ट में, ठीक है. देखो कोई भी इंडस्ट्री है ना, ऐसे डायरेक्टली एक रात में ग्रो नहीं हो जाती है. इट नीड्स अ रिसर्च, ठीक है. इट नीड्स अ टीम, इट नीड्स अ कोऑर्डिनेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स, तब जाके उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट डिलीवर हो पाता है, ठीक है. आप लोग बोलोगे मुझे अगर मैन्युफैक्चरिंग आज शुरू करनी है, तो भैया आप मैन्युफैक्चर शुरू कर दोगे, लेकिन यू विल डेफिनेटली रिक्वायर अ वर्क फोर्स, ठीक है, टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है. सो और उसके लिए हम लोगों को पहले एसोसिएशन किसके साथ करना पड़ेगा, वी शुड बी हैविंग एन एसोसिएशन नॉलेज ऑफ द कॉस्ट, ठीक है. एसोसिएट करना पड़ेगा हम लोगों को कॉस्ट के साथ में, दोस्ती करनी पड़ेगी कॉस्ट के साथ, ठीक है. अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. अब देखो हमारे जो अलग अलग कंसेप्ट है और अलग अलग जो अंडरस्टँडिंग्स है, जो हमारे मिसकन्सेप्चुअल थिंग्स है, गैरसमज म्हणतो ना आपण, खूप सारे गैरसमज आता इथे क्लिअर होणार आहे, ठीक आहे.
अकाउंटिंग कॉस्ट काय असतात आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट काय असतात. हा म्हणजे सर आता अकाउंटिंग कॉस्ट वेगळी असते, इकॉनॉमिक कॉस्ट वेगळी असते सर. ओके, आता कशी वेगळी असते आता आपण ते बघणार आहे. ठीक आहे. An entrepreneur has to pay the price for factors of production, ठीक है, which he employs for the production. He thus pays wages to workers, raw materials, fuel and power, rent for the building and hires, interest on the money borrowed for doing the business. All these are included in the cost of production and are termed as accounting costs. ठीक है भैया, जितने भी अभी फैक्टर प्राइसेस है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर चलो छोड़ दो, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इन सारे फैक्टर्स को पहले कंबाइन करता है. ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट किया होगा. बोरोइंग कॉस्ट क्या है हमारा, जो फाइनेंस कॉस्ट बोला जाता है, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं उसको. ठीक है, सो इंटरेस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट. ठीक है, सच कॉस्ट आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट which involve cash payments by an entrepreneur of the firm. Thus, accounting costs are explicit and includes all the payments and charges made by the entrepreneur to the suppliers of various productive factors. ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इसको अंडरलाइन करो जिनके पास भी मॉड्यूल्स है. अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सबसे बड़ा पॉइंट या फिर बोल सकते हो उसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अभी उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी दिया हुआ है. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दिया हुआ है ना. ठीक है, रिज्यूम रिकॉर्डिंग. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या, एक्चुअल पेमेंट्स मेड बाय अ फर्म फॉर परचेसिंग और हायरिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. These costs are actual money expenses directly incurred for purchasing the resources. For example, rent to the land, wages to laborers, expenditures on raw material, interest on borrowed capital, etc. और implicit cost का मतलब क्या होता है? These costs are imputed costs of production owned by the producer himself, which are generally left out in the calculation of expenses of the firm. For example, rent for the use of own land, interest for his own capital, etc. etc. Okay. अब तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि व्हाट इज एन एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट. ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो है ना, आप लोगों को इस बेसिस पे करना पड़ेगा कि दीज आर एक्चुअली पेड. ओके, दीज आर एक्चुअली पेड इन कैश and these are the costs incurred for using the own resources या फिर own factors. ठीक है, हम लोग इस बेसिस पे इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो. ठीक है, वो खुद भी क्या ले रहा है, वो प्रॉफिट भी ले रहा है, तो लेकिन इन कैश ले रहा है. ठीक है, लेकिन व्हाट इफ ये लैंड का रेंट नहीं है. ठीक है, इसका खुद की लैंड है, खुद को ही रेंट देगा क्या वो, ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, व्हाट इफ वो सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है, लेबर के वेजेस उसके बच गए. ठीक है, व्हाट इफ उसका कैपिटल भी खुद का लगा हुआ है, उसने कोई बोरो नहीं लिया. ठीक है, सो इंटरेस्ट उसका बच गया. ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट्स भी है वो नहीं ले रहा है, वो बिजनेस में डाल रहा है. ठीक है, सो these costs which are not incurred but are important. ठीक है, such costs are called as implicit costs. ठीक है, और implicit costs are also known as an imputed costs. ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, इम्प्यूटेड कॉस्ट। Explicit costs are recorded in the account books, but implicit costs are not recorded. Explicit costs are also called accounting costs. ठीक है, मतलब इनका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो है ना, आपको भी लिखना है, क्या लिखना है मैं बताता हूँ। लिखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंसेप्ट डालो पहले। लिखा कॉस्ट कंसेप्ट, लिखा पहला एरो करो उसमें और लिखो अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट्स। ठीक है, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट्स, और उसमें पहला पॉइंट लिखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, लिखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या लिखा, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, उसमें पहला लिखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट में लिखो इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वही लिखो एक्चुअल पेमेंट्स मेड। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट्स मेड। ठीक है, उसके बाद लिखो इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, उसके बाद लिखो इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर हाँ, एक्सप्लिसिट का पहला पॉइंट क्या था? explicit costs are included in accounting costs। ठीक है, उसके बाद लिखो explicit costs, क्या बोला था उसके बाद मैंने, आर एक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है, दीज आर एक्चुअल पेमेंट्स। उसके बाद लिखो implicit costs। ठीक है, फिर उसके अंदर लिखोगे known as imputed costs। ठीक है, known as imputed costs। फिर इसको याद कैसे रखना है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इम्प्लिसिट लिखो इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को याद कैसे रखना है, देखो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, बाहर का। ठीक है, बाहर का मतलब क्या, आउट ऑफ द बिजनेस से हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे किया होगा एक्सपेंडिचर दैट इज डन फॉर द आउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट वुड बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट बाहर का। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब क्या, रिटेन्ड। ठीक है, मतलब क्या, खुद का। इम्प्लिसिट मतलब क्या, आई एम। ठीक है, ऐसे समझो आई एम, मैं खुद। ठीक है, मैंने खुद ने इनकर किया हुआ कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट, बट इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो। समझ में आया मैंने क्या बोला, देखो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं होते, बिकॉज ये खुद हमने इनकर किए हुए, तो उसको अकाउंटिंग में दिखा नहीं सकते भैया। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन
इकोनॉमिक कॉस्ट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो ये बोला जा सकता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट भी आती है, दैट मीन्स अकाउंटिंग कॉस्ट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। दैट्स इट। आया समझ में? ठीक है। सो जो हम लोगों को कवर करना है, ठीक है, प्रोडक्ट बेच के कवर करना है, वो कौन सा कवर करना है? इकोनॉमिक कॉस्ट कवर करना है। क्या कवर करना है हम लोगों को? इकोनॉमिक कॉस्ट। हम बोलते हैं ना कि भैया ये इकोनॉमिक पढ़ना चाहिए हम लोगों को, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक आहे. परवडणार नाही तर काय खिशातनं तुम्ही लॉस करून बिझनेस करणार आहे का? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है. मेंटालिटी यही है कि हम लोग लॉस में थोड़ी ना बिजनेस करेंगे क्या, ठीक है. मैन्युफैक्चर लॉस के लिए थोड़ी ना करेंगे, ठीक है. तो देयरफॉर इकोनॉमिक कॉस्ट शुड बी रिकवर्ड और कवर्ड, ओके, रिकवर्ड फ्रॉम फिनिश गुड्स. ठीक है. अभी देखो बहुत सारे सवाल होंगे आपके, ठीक है. अभी देखो रॉ रॉ कंसेप्ट ऐसा समझो कि है ना सर आपने ये तो बोल दिया इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो हम इसको कंसिडरेशन में क्यों लेंगे जबकि ये तो हम लोग कर भी नहीं रहे, तो फिर भी हम लोग को इसको कंसिडरेशन में क्यों नहीं लेंगे? तुम लोग डिबेट करो मेरे साथ कि सर हम लोग क्यों नहीं देंगे इसको, ये तो इनकर नहीं हो रहा है ना सर, तो हम इसको कंसिडरेशन में क्यों ले रहे हैं? तो फिर दूसरा कंसेप्ट आता है भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. कौन सा कंसेप्ट आता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है. वो आज सुपर 30 देख रहा था मैं कि क्या डायलॉग मारा था उसने कि हर समस्या से आविष्कार होता है समथिंग, ठीक है. समस्या ही आविष्कार का, ऐसा कुछ तो बोला था उसने, ठीक है. मीन्स अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इनोवेशन, ठीक है. ऐसा उसने बोला था एंड दैट वाज आई गेस बहुत ही प्रेटी मच कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है. तो इसके बारे में ही बात करते हैं, ठीक है. मैं ये बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम है कि सर ये हम लोग इनकर तो कर रहे हैं लेकिन कंसिडरेशन में क्यों नहीं ले रहे? सर ये हम लोग इनकर नहीं कर रहे हैं तो फिर भी कंसिडरेशन में क्यों ले रहे हैं इसको इकोनॉमिक कॉस्ट में, और आप वो भी बोल रहे हो कि इसको भी कवर करना है हमको. तो फिर यहाँ पे जन्म होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है. आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कवर हिज इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है. देखो यही बात बोली गई है यहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर को कौन सी कॉस्ट कवर करनी होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट कवर करनी होती है. इफ ही वांट्स टू अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है. दैट पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये वाली, ठीक है. इफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर just covers both implicit and explicit cost, then he has a zero economic profits, okay. Supernormal profits or positive economic profits that are abnormal profits are over and above these normal profits. In other words, an an entrepreneur is said to be earning positive economic profits only when these revenues are greater than the sum of its explicit and implicit cost, and this can be also termed as it exceeds the economic cost, okay. इकोनॉमिक. तो भैया देखो यहाँ पे है ना दो कंसेप्ट बोले गए हैं, एक है नॉर्मल प्रॉफिट और एक है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है. तो अब ये है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये कि हम लोगों का क्या क्या कवर हो रहा है उसमें? इकोनॉमिक कॉस्ट कवर हो रहा है, ठीक है. इतना याद रखना है कि हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट कवर हो रहा है. और भैया इकोनॉमिक कॉस्ट में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ओके. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. अगर हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कवर हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं. क्या कमा रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट. क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है. एक्चुअली एनआरआर इसी का पार्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट का, ठीक है. लेकिन हम लोग इसको सिर्फ कंसेप्ट के साथ में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. एनआरआर के साथ में सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसको बोल नहीं सकते
कि एनपी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो एनआरआर है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एनआरआर ये एक पार्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट का। और इकोनॉमिक कॉस्ट में भी स्पेसिफिकली किसका पार्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। ओके। सो अभी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कब कमाएंगे? जब हमारा कवर हो रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड है? एनआरआर इंक्लूडेड है। ओके, ये बोलना चाहता हूं मैं। सो अगर सपोज हम लोग इस इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या? कि वी आर अर्निंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। सिंपल एज दैट। ओके, लिखेंगे हम इसको, डोंट वरी सर, लिख के नहीं देंगे ऐसे मत सोचो, लिखेंगे इसको भी, ठीक है। ये देखो, normal profits, minimum amount which is required to keep an entrepreneur in the production process is known as normal profits. And normal profits, sorry, economic costs include explicit cost plus implicit cost.